हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। सो हम आज बैच शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज स्पेसिफिक रहेगा ये। इसमें हम आपके अप्रोक्स 20 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, और इन 20 सब्जेक्ट्स को सिस्टमेटिक वे से पूरा का पूरा कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, आपके एंशियंट हिस्ट्री से लेकर एथिक्स तक सारे के सारे सब्जेक्ट्स की आपको वीडियो, पीडीएफ और इनके बाद जितने भी इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, सबकी पीडीएफ वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। हर 5 तारीख को मंथ की 5th को करंट अफेयर्स की कंपाइल्ड पर मंथ वीडियो डाली जाएगी। ओके, तो जो सबसे पहला मैंने टॉपिक लिया है, भाई यूपीएससी आपसे डिमांड क्या कर रहा है? यूपीएससी आपसे डिमांड कर रहा है कि आप आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स सेलेक्ट किए जाएंगे, राइट? और आईएएस और आईपीएस ऑफिसर का काम क्या होता है? मेन सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना, उनके लिए सॉल्यूशंस अच्छे अच्छे लेके आना, राइट? और इसमें आपका जीएस पेपर 1 मेंस में, जीएस पेपर 1 में एक सब्जेक्ट होता है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट हमने उठाया है वो रहेगा आपका इंडियन सोसाइटी, राइट? अब एक बार एज पर यूपीएससी हम इंडियन सोसाइटी के सिलेबस को देख लेते हैं। भाई सिलेबस के अंदर सबसे पहली बात क्या है कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। आपको इंडियन सोसाइटी के लिए सॉल्यूशन देना है, तो सबसे पहली बात आपको इंडियन सोसाइटी के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए कि क्या क्या उसके फीचर्स हैं, है ना? उस फीचर्स के अंदर क्या क्या आपके मेन कंटेंट हैं, लाइक डाइवर्सिटी, यूनिटी, प्लूरलिज्म, लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म है, रिलीजन प्लूरलिज्म है ना? आपके यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अब इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के कारण भी इंडिया के अंदर यूनिटी है। वो क्या है? इंडियन। हम एक सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, राइट? अपना कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद है इनइक्वालिटीज हैं, और इन इनइक्वालिटीज के कारण हम एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सोशली एक्सक्लूड कर देते हैं। सोशल एक्सक्लूजन, उसके लिए इन सब प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन क्या होगा वो पढ़ेंगे फिर, राइट? इसके बाद रोल ऑफ वुमेन। हमारे सोसाइटी में आज के दिन औरतों का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनका एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न टाइम में क्या उनका योगदान रहा, देश को आज़ाद करने में उनका क्या रहा, वीमेन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या क्या करती हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वीमेन्स के लिए क्या क्या रिजर्वेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब पढ़ेंगे, राइट? ये सब नीड है यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके बाद है, सॉरी ये थोड़ा स्लाइड में पीपीटी में कंफ्यूजन हो गया था, है ना? तो अपना जो सिलेबस है उसमें मैंने आपको बताया सेलिएंट फीचर्स। सेलिएंट फीचर्स के बाद डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, फिर डाइवर्सिटी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उसके बाद पढ़ेंगे कि हम रोल ऑफ विमेन क्या है ना? उसके बाद सर्टेन प्रॉब्लम्स आती हैं, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपने टॉपिक को शुरुआत से शुरू करते हैं। जो पहली चीज है वो है क्या? सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सबसे पहली चीज, सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी है हम जो ग्रुप ऑफ पीपल, हम कुछ लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है ना? हम जो आपस में देखते हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों से जो हमारा इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन हो सकता है आपका पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, और कम्युनिटी लेवल पे, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, जिसको बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन लेवल पे। तो जो पर्सनल लेवल पे आपका इंटरेक्शन होगा वो किस किस कॉन्सेप्ट पे होगा? नेबरहुड, मैरिज, किनशिप,
दोस्त आपके, पीयर्स। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या क्या होगा, कास्ट, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स। अब इन सब इंटरेक्शन के प्रॉपर कॉन्सेप्ट को हम जो आपस में इन सब लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, सोसाइटी। सोसाइटी इज द पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप फॉर्म्ड थ्रू इंटरेक्शन ऑफ इट मेंबर्स। और इन मेंबर्स को मैंने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो होगा इंडिविजुअल, दूसरा होगा आपका इंस्टीट्यूशनल, है ना। इंस्टीट्यूशन में क्या क्या हो सकता है आपका, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, कास्ट, पॉलिटिक्स। और इंडिविजुअल लेवल पे आप किस किस से इंटरेक्ट करते हैं, आपके मैरिज अलायंस से, आपके नेबरहुड से, जो आसपास पड़ोसी हैं उनसे, है ना, आपके यार दोस्तों से। अब जो इंडियन सोसाइटी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं स्पेसिफिकली, मैं आपसे पूछूं क्या अपनी सोसाइटी में सिर्फ एक लैंग्वेज है? आप बोलेंगे नहीं सर, हमारे यहाँ तो कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पे बदले वानी, है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे तो लैंग्वेज एक छोटे छोटे डिस्टेंस के बाद बदल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। काफ़ी लैंग्वेजेस का एक कॉन्सेप्ट साथ मिलकर आता है हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर, राइट। मल्टी एथनिक सोसाइटी, हमारे यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुपिंग हुई हुई है लोगों की, है ना। कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट को अपना एक अलग से एथनिक ग्रुप मानते हैं, कुछ साउथ इंडियन हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, नॉर्थ वेस्ट के हैं, नॉर्थ के हैं। तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप्स की एक ग्रुपिंग के कारण मल्टी एथनिक सोसाइटी है। वहीं पे मल्टी क्लास सोसाइटी, मल्टी क्लास का मतलब क्या है, कुछ रिच पीपल, मिडिल क्लास में भी अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, देन लोअर क्लास। नेक्स्ट है पैट्रियार्कल सोसाइटी, जहां पर मेल डोमिनेट करते हैं सोसाइटी को, उसको बोलते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी, मेल डोमिनेटिंग क्रिएचर जहां पे होते हैं। उसके बाद है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है कि हमारी सोसाइटी के अंदर काफ़ी डिफरेंसेस हैं, लैंग्वेज के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, रेस के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, फिर भी हम एक हैं। एक कैसे हैं, हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, इंडियन सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं क्या, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसके बाद क्या है कि हमारी सोसाइटी में ट्रेडिशनल वैल्यूज भी हैं और मॉडर्निटी भी हैं। वो कैसे भाई, ट्रेडिशनल वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, ट्रेडिशनल वैल्यूज का मतलब हुआ कि हमारी सोसाइटी में एल्डर्स को अब भी देखते हैं तो उनके पैर छूते हैं भाई, राइट। और मॉडर्निटी का मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन हमने कॉन्सेप्ट को लागू किया हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना। हम आज के दिन अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ के इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ये मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट हुआ। बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मैटेरियलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब क्या है कि आप अंतर आत्मा की बातें करते हैं, आप थर्ड वर्ल्ड की बातें करते हैं, जन्नत की बातें करते हैं, स्वर्ग की बातें करते हैं, हेवन की बातें करते हैं, पैराडाइज की बातें करते हैं। तो हमारे यहाँ पर स्पिरिचुअलिज्म है, हम चीज़ों को, हर चीज़ को धर्म से जोड़ के देखते हैं आज के दिन भी। मैटेरियलिज्म का मतलब है भाई मुझे भी रेंज रोवर चाहिए, आपको भी रेंज रोवर चाहिए, मुझे भी महंगे कपड़े पहने हैं। महंगे कपड़ों का मतलब क्या हुआ, लुई विटॉन की जीन्स, ज़ारा के कपड़े, आईफोन चाहिए लेटेस्ट से लेटेस्ट। तो ये मॉडर्निटी के कॉन्सेप्ट है, यानी मैटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट हैं। हम आज के दिन अपने आर्थिक संपूर्णता की तरफ जाते हैं, आर्थिक संपूर्णता की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को हम फर्दर 5 बेसिस पे डिवाइड करेंगे, इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। पहला है कास्ट सिस्टम, दूसरा है रिलीजियस प्लूरलिज्म, यानी काफ़ी धर्म है अपने यहाँ पे। किनशिप का मतलब होता है हम अपने आप को अपने रिलेटिव्स से जोड़ कर देखते हैं। और रिलेटिव्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो रिलेटिव है जिनसे हम ब्लड लाइन से जुड़े हुए हैं, दूसरे रिलेटिव्स होते हैं जिनसे हम मैरिज अलायंस से जुड़े हुए हैं, वो सब आते हैं आपके किनशिप में। फिर आता है मैरिज के कॉन्सेप्ट, मैरिज से हमारी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कितने टाइप की मैरिजेस होती हैं। नेक्स्ट है फैमिली सिस्टम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे
न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली। उसके बाद पढ़ेंगे कि फैमिली जो सिस्टम हमारा ट्रेडिशनल था उसके अंदर अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होने के कारण क्या क्या डिफरेंसेस आए। आज के दिन हमारी जो ज्वाइंट फैमिली थी वो मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज में क्यों कन्वर्ट होती जा रही हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर, फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के अंदर, राइट। अब बात आती है कास्ट सिस्टम की। भाई कास्ट सिस्टम होता क्या है? कास्ट सिस्टम एक, भाई मैं आपसे एक जनरली क्वेश्चन पूछता हूं कि कास्ट सिस्टम का मतलब क्या है। आप कहोगे सर कि मैं अपने घर पे पैदा हुआ या हॉस्पिटल में पैदा हुआ, जहां पे भी, बट आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो जिस कास्ट को फॉलो करते आ रहे थे, हायरार्की शुरू से चलती आ रही है वो चीज, राइट, हेरिडिटरी है वो, एंडोगैमस है वो, मतलब आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, वो ऑलरेडी आपके बर्थ से डिसाइडेड था कि आप कौन सी कास्ट में जाएंगे, राइट। और शुरू में जो आपका कास्ट सिस्टम आया था ये ऑक्यूपेशन के हिसाब से आया था। ट्रेडिशनली ये आपका कि आप किस टाइप के काम करते थे, आप बिल्कुल प्योर काम करते थे। प्योर काम का मतलब है पढ़ाई लिखाई, राज करना, लड़ाई करना और युद्ध करना। मतलब लड़ाई तो नहीं, लड़ाई तो आज के दिन रोड पे होती है, युद्ध अलग चीज है। और क्या हो सकता है इसमें? अब पंडित थे, ब्राह्मण थे, ये सब प्योर ऑक्यूपेशंस माने जाते थे। उसी टाइम पे जो लोअर कास्ट होती थी उनके इम्प्योर ऑक्यूपेशन माने जाते थे। उसमें क्या क्या होगा आपका? उसमें होगा कि आप जो चमड़े का काम करते थे, है ना, आप मीट की दुकान होती थी आपकी, और क्या हो सकता है आप मैनुअल स्कैवेजिंग करते थे, ये सब आपका इम्प्योर कामों में माना जाता था। इसके अंदर आपका मोबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आप जिस कास्ट में पैदा हो गए उसी में रहेंगे। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम्ब, यानी जन्म से लेकर कब्रिस्तान तक आपकी जो कास्ट एक बार हो गई वही रहने वाली है। इसके बाद क्या है, इसमें हमारा सबका जो स्टेटस है वो अलग रहेगा। अकॉर्डिंग टू कास्ट आपका स्ट्रेटिफिकेशन होगा। वर्ड यूज किया जाता है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है कि एक के ऊपर नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला, उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला, डिवीजन है, हम उनको डिस्टिंक्ट कर पा रहे हैं। फिर क्या होगा? फॉर्मिंग ए सिंगल होमोजीनियस कम्युनिटी। होमोजीनियस कम्युनिटी का मतलब क्या है कि एक कास्ट के अंदर एक ही जैसे लोग होंगे, राइट। आगे चलते हैं भाई, कास्ट सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, अभी बताया था आपको, स्ट्रैटिफिकेशन। इसके अंदर आपके बर्थ के हिसाब से डिवाइड बताया जाता है कि आपकी जो कास्ट है वो कौन सी रैंक के अंदर आती है ना, कि आप ब्राह्मण हैं तो टॉप क्लास में हैं, क्षत्रिय हैं तो लोअर, उससे थोड़ा नीचे हैं। क्षत्रिय के अंदर भी फर्दर डिवीजन है, ब्राह्मण के अंदर भी फर्दर डिवीजन है, ग्रोड ब्राह्मण, फलाना ब्राह्मण, धिकना ब्राह्मण, क्षत्रिय के अंदर ये वो, इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। जब आपका वर्ण सिस्टम के अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन होगा उसको बोलेंगे सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, राइट। इसके बाद है हायरार्की। भाई सेगमेंटल डिवीजन का मतलब क्या है कि कास्ट के अंदर भी कास्ट डिवाइड होना, और हायरार्की का मतलब क्या है? बड़ा, छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, 4 बेसिस पे डिवीजन। ये आएगी आपकी हायरार्की के अंदर। अभी कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको, प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी के बिहाफ पे डिवाइड किए जाते हैं कि आपके ऑक्यूपेशन पे कौन सा ज्यादा प्योर है, कौन सा कम प्योर है। आज के दिन भी आप देखेंगे जो IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं उनको टॉप पे रखा जाता है, यानी गैजेटेड के अंदर A क्लास, B क्लास, फिर नॉन गैजेटेड के अंदर C क्लास, D क्लास। D क्लास में कौन से होते हैं? जो मैनुअली हेल्प करते हैं अपर 3 की। वर्ना सिस्टम से ही डिवाइडेड, कार्व्ड आउट है ये आपका गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड। इसके बाद क्या है? सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज। इंडियन कास्ट सिस्टम के अंदर सिविल डिसेबिलिटीज क्या क्या होंगी आपकी? अगर
कास्ट सिस्टम फॉलो करते हैं, तो सिविल डिसेबिलिटी ये क्या है कि लोअर क्लास के जो लोग हैं, लोअर कास्ट के जो लोग हैं, उनको अलाउड नहीं किया जाता था। किस लिए भाई? कि आप सेम कुएं से पानी पी सकते हैं जिससे हायर क्लास के लोग पीते हैं। आपको अलाउड नहीं था कि आप उनके साथ बैठ के खाना खा सकें, आप हायर एजुकेशन ले सकें, एजुकेशन ही ले सकें, हायर तो बहुत दूर की बात है। और इसी में रिलीजियस डिसेबिलिटीज क्या थी कि आप पूजा पाठ में भाग नहीं लेंगे भाई, है ना। और क्या हो सकता है? टेंपल में आप नहीं घुसेंगे, ठीक है। टेंपल में बाहर से भगवान भी लोअर कास्ट के लिए मना था भाई, इस कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके, एंडोगैमी, एंडोगैमी का मतलब क्या है कि आप जिस कास्ट में पैदा हुए, आपको शादी भी उसी कास्ट के बंदे से करनी है। फीमेल है तो उसी कास्ट का मेल होना चाहिए, मेल है तो उसी कास्ट की फीमेल होनी चाहिए। एंडोगैमी। अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी ओरिजिनली अपने वर्नास के अंदर नहीं था। अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको मेरा मन कर रहा है थोड़ा डिटेल में पढ़ाने का। अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया था जब कोई हायर कास्ट वुमेन, जब कोई हायर कास्ट वुमेन किसी लोअर कास्ट मैन से शादी करती थी, ठीक है, इनका जो बच्चा पैदा होता था उसको कंसीडर किया जाता था अनटचेबल, यानी जिसको छुआछात के लिए बोलते हैं कि इनको टच करना भी अलाउड नहीं होता था। वो इनको बोला जाता था कि अगर इनकी परछाई भी अगर हायर कास्ट पीपल पे, लोगों पे पड़ गई तो इम्प्योर हो जाएंगे। अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था ये। इसके बाद चलते हैं आपका मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब है कि लोअर कास्ट लोगों को बोला जाता था कि अगर आपको आपके अगले जन्म के लिए प्योर होना है तो आपको हायर कास्ट लोगों का जो ह्यूमन एक्सक्रेटा है, यानी मल है, उसको साफ करना पड़ेगा। साफ करना पड़ेगा मतलब कैसे? आज के दिन तो आपने देखा होगा शीवर्स वगैरह होते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। आपके घर के नीचे एक गड्ढा खोदा जाता था, उसके अंदर आपके पोट से जो आपका ह्यूमन एक्सक्रेटा था वो जाता था, उसकी सफाई करने का काम किसको मिलता था? लोअर कास्ट को मिलता था। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या दिया जाता था कि आप इस काम को करेंगे तो आप अपने अगले जन्म के लिए हायर कास्ट में जगह बना रहे, है ना। फिर इस चीज को हमारे अबोलिशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बंद कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया कि ऐसी कोई भी प्रैक्टिस आज के दिन फॉलो नहीं की जाएगी। अगला क्या है? कास्ट बेस्ड वायलेंस। अब हम कास्ट सिस्टम इंडिया के अंदर पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि कास्ट के बिहाफ पे दंगे हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। रीजन क्या हो सकता है? अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जाम्पल लेके इसको करते हैं, ABCD, ठीक है। अब इनके पास एक बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा था हायर कास्ट के पास, इन दोनों के पास। अब लैंड रिफॉर्म्स आ गए। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर क्या था कि इस जो एक जगह एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो रखी थी, लैंड हो रखी थी, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सब में। तो इनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि हमारे से कुछ चीज छीन के आप दूसरों में बांट रहे हैं, तो इससे ये लड़ाई दंगा करेंगे, इनको परेशान करेंगे। तो पहली चीज हो जाएगी आपकी क्या? लैंड रिफॉर्म्स, लैंड राइट्स, है ना। इसके बाद क्या होगा? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इनको बोलने की आजादी मिल गई, पहले नहीं थी, इससे ये लोग चिढ़ेंगे। दूसरा क्या होगा? अब इनको आपने प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट के अकॉर्डिंग इनको कोर्ट में जाने की अनुमति दे दी कि अगर ये ऊपर वाले इनके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो ये कोर्ट में जा सकते हैं। इनको इस बात से भी दिक्कत हो जाएगी, इनकी पिटाई करेंगे या इनके साथ बदतमीजी करेंगे। तो इस बेसिस पे अपने सोसाइटी के अंदर कास्ट बेस्ड वायलेंस आज भी होता है भाई, है ना। पॉलिसी ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, अब हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज को डील करने के लिए रिजर्वेशन दे दिया। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, है ना भाई। आप अच्छे खासे दिखते हैं,
आपके घर में 2 भाई हो आप, एक हेल्थ में बहुत अच्छा है, एक हेल्थ में थोड़ा वीक है। तो किसी ने सजेशन दिया जो वीक है उसको प्रोटीन पिला दो, वो हेल्दी हो जाएगा। तो जो हेल्दी है वो ये तो नहीं बोल सकता ना इसको क्यों प्रोटीन दिलाया, क्यों? क्योंकि वो भी तो आपका भाई है, वो काफ़ी टाइम से वीक है, इसलिए उसको थोड़ा सा आपके लेवल में लाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए प्रोटीन दिया जा रहा है, सप्लीमेंट दिया जा रहा है। तो ये रिजर्वेशन ऐसे सप्लीमेंट काम करेगा लोअर कास्ट के लिए, है ना। बट इसको भी क्या है, ये जो हायर कास्ट वाले थे इसको एज ए उनके अपोज में देखने लगे, ऑफेंसिव हो गए, इससे भी वायलेंस बढ़ा। अब सेम यही रिजर्वेशन उनको लेजिस्लेचर्स में मिल गया, एमएलए एमपी की सीट रिजर्व्ड होती हैं, यही उनको गवर्नमेंट जॉब्स में मिल गया, यही उनको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन मिल गया, है ना। तो इससे उनका अपलिफ्टमेंट तो होगा, बट ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। और सॉल्यूशन आप अपने नोट्स में लिखेंगे क्या क्या हो सकते हैं भाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग चेंजेस इन कास्ट सिस्टम। आज के दिन हम देखेंगे कि इंडियन सोसाइटी में जो हमारी कास्ट सिस्टम था, ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम था, उसमें चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। पहला चेंज है संस्कृताइजेशन, सॉरी फॉर दिस, संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन का मतलब क्या है कि लोअर कास्ट पीपल, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट होते थे, उन्होंने अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश की। इम्प्योर एक्टिविटी में वो इंडल्ज थे, शराब पीना, मीट खाना, बीफ ईटिंग, इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे। ऑक्यूपेशन, अच्छा ऑक्यूपेशन करेंगे, लेदर वर्क्स नहीं किए जाएंगे। लेदर वर्क के अंदर क्या होता था, लेदर का काम करने से, चमड़े का काम करने से कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ती थी, जिससे उनको अलग रखा जाता था। अब वो काम ही छोड़ दिए जाएंगे तो वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कंसिडर किए जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वेजिटेरियनिज्म को एक्सेप्ट किया, उन्होंने टिटोलिज्म को एक्सेप्ट किया। टिटोलिज्म का मतलब होता है शराब को संपूर्ण रूप से त्याग देना, बिल्कुल शराब नहीं पीना। और क्या किया, अब इन संस्कृताइजेशन के बाद वो अपनी सोसाइटी में हायर पोजीशन मांगने लगे, हायरार्की से। वो बोलने लगे कि हम लोअर कास्ट नहीं रहे भाई, हम भी तो वही काम कर रहे हैं जो हायर कास्ट वाले कर रहे थे। पहले बातें अलग थी, अब हमने अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर दी। इससे क्या होगा, कास्ट सिस्टम में चेंजेस आएंगे। फैक्टर है क्या, संस्कृताइजेशन। सेकंड फैक्टर क्या है, वेस्टर्नाइजेशन, अच्छे कपड़े पहनना। अब मैं लोअर कास्ट से हूं, हायर कास्ट से हूं, मिडिल क्लास से हूं, आप मुझे देख के कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने भी सेम वैसे ही कपड़े पहने हैं, साफ सुथरे अच्छे, है ना, वेस्टर्न कपड़े, शर्ट पैंट। पहले डिस्टिंग्विश होता था, राजा ये पहनेगा, ब्राह्मण ये पहनेगा, है ना, वैश्य है तो माला वाला पहनेगा, पगड़ी पहनेगा, चमकीले कपड़े पहनेगा, देखा होगा आपने पुराने एक्ट्स में। बट आज के दिन वो चीज़ें आप कार्व आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया है, फूड हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं। फूड हैबिट्स का मतलब क्या है, मैकनेडोलिज्म आ चुका है ना, मैकडी सुना होगा आपने। आज के दिन सबको पता है बर्गर खाना है ना, सबको पता है क्या पिज़्ज़ा खाना है। फूड हैबिट्स सबकी सिमिलर हो चुकी हैं, अलग नहीं है। तो इससे क्या होगा, सब एक ही क्लास में कंसीडर किए जाएंगे। एजुकेशन, सबको सेम एजुकेशन मिल पा रही है। दूसरा क्या, आगे क्या हो सकता है, मैनर्स और ईटिंग हैबिट्स। हम टीवी में देखते हैं फोर्क और नाइफ से खाते हैं लोग ऐसे, है ना, और क्या है, स्पून से खाते हैं। पहले हाथों से खाते थे, ऐसे ऐसे उठाते थे, ऐसे खा लेते थे, है ना। तो वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। मॉडर्नाइजेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, वेस्टर्नाइजेशन में और मॉडर्नाइजेशन में। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब है कि आप सिर्फ दिखने वाली चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, वेस्ट की, कपड़े पहनने का तरीका, खाने का तरीका, पॉप म्यूजिक, है ना, जो ये रैप सॉन्ग्स वगैरह होते हैं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है आप रियल वैल्यूज जो आपकी सोसाइटी के अच्छे के लिए काम करेंगी उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो क्या क्या हो सकती हैं, रेशनल एटीट्यूड, बुद्धि से सोचना, आप अब बिलीव नहीं कर रहे कि जो ब्राह्मण ने कह दिया वही सही है। साइंटिफिक आउटलुक, साइंस में बिलीव करना। अब आपको कोई बोल रहा है कि लाल मिर्ची को टांग के नीचे से डाल दो, नजर उतर जाएगी, आप क्वेश्चन कर रहे हैं उस चीज को। बिल्ली रास्ता काट गई तो काम खराब होगा, आप पूछते हैं अपने घर वालों से ऐसा क्यों है। इन चीज़ों के कारण सोसाइटी में चेंज आ रहा है, और वो सोसाइटी में चेंज कास्ट सिस्टम में भी चेंज आ रहा है। आपके पेरेंट्स अगर आपको बोलेंगे कि इस ए इंसान के हाथ का पानी नहीं पीना, तो आप क्वेश्चन करते हैं क्यों नहीं पीना, राइट?
आपको टेम्पल में नहीं जाना तो आप क्वेश्चन करते हैं क्यों नहीं जाना? मॉडर्नाइजेशन। इसी के अंदर फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, एमएनसीज आ रही हैं, आप उन इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब्स करने जाते, ठीक है, वो आपकी कास्ट नहीं पूछते, वो आपकी क्वालिफिकेशंस पूछते, और क्वालिफिकेशंस आपने मॉडर्नाइजेशन के अंदर सीख ली है, पढ़ना सीख लिया है, स्पेशलाइजेशन इन वर्क सीख लिया है, ठीक। आप शहर में रहने जाते हैं अर्बनाइजेशन के अंदर, आप अपने पड़ोसी से ये नहीं पूछते कि आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, आप अपने मकान मालिक से ये पूछते हैं रेंट कितना है, रेंट किफ़ायती होगा तो आप रहेंगे। आप इस चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे कि आपके पड़ोसी की जात कौन सी है या आपके मकान मालिक की जात कौन सी है, कास्ट कौन सी है। पैसा मैटर करता है, राइट। और माइग्रेशन हो रही है, क्यों? क्योंकि शहर में काम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। अब इसके बाद क्या है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, जिसके अंदर पंचायती राज सिस्टम आया, म्यूनिसिपैलिटी आई, उसके अंदर रिजर्व की गई सीटें किसके लिए? लोअर कास्ट के लिए, स्पेसिफिकली SC ST के लिए। उससे क्या होगा? वो डिसीजन मेकिंग में आएंगे, जो डिसीजन मेकिंग में आएगा उसके पास पावर आएगा, पावर आएगी, पावर आएगी, पैसा आएगा, पावर पैसा, पावर पैसे से प्रेस्टीज आएगा, P3 पावर पैसा प्रेस्टीज, तीनों आ गए। अब आप क्या करेंगे? आपका कास्ट भी अब इतना मैटर नहीं करेगा जितना अब आपके पास पैसा, पावर और प्रेस्टीज मैटर करेगा। नेक्स्ट, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अपने देश की पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है भाई? राजनीति, राज करने की जो नीति, तरीका, वो डिपेंड करता है कि आज के दिन पॉलिटिशियंस वोट मांगते हैं जात पे, कास्ट पे, है ना, कि बहुजन समाज पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये कास्ट के अकॉर्डिंग बनी हुई पार्टियां हैं, ठीक है। तो कास्ट और पॉलिटिक्स का डायरेक्ट लिंक है, इससे अपलिफ्टमेंट हो रहा है कास्ट का। दूसरा क्या है, पर ये गलत भी है कहीं ना कहीं, पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट को यूज करना गलत है, ठीक है। लेजिस्लेटिव मेजर्स, कानून बनाए जा रहे हैं किसके लिए? कास्टिज्म को खत्म करने के लिए। ओके, कास्टिज्म समझ में आया? परफेक्ट। अब रिलीजियस प्लूरलिज्म। रिलीजन क्या होता है भाई? धर्म, आपके रिलीजन कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हैं भाई इंडिया के अंदर तो, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज्म एंड सो ऑन, काउंट भी नहीं किए जा सकते, इतने रिलीजन हैं। अब इन रिलीजन का भी फर्दर डिवीजन है। इस्लाम के अंदर आप देखेंगे शिया, सुन्नी, हिंदुइज्म के अंदर देखेंगे आप वैष्णविज्म, शैविज्म, जैनिज्म के अंदर देखेंगे दिगंबर, श्वेतांबर, बुद्धिज्म के अंदर देखेंगे महायान, हीनयान, कितना ही डिवाइड कर लो, बहुत सारे डिवीजन है। इतने सारे डिफरेंट रिलीजन है अपने इंडियन सोसाइटी के अंदर, ये फीचर है अपनी सोसाइटी का, है ना। इसके बारे में फर्दर क्या इसके पॉजिटिव हैं, क्या इसके नेगेटिव हैं, वो हम सेकुलरिज्म वाले कॉन्सेप्ट के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब आता है किनशिप। मैंने बताया था आपको कि हम अपने आप को किसी इंसान से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं दो बेसिस पे, किनशिप के अकॉर्डिंग। पहली क्या हो सकती है? ए, अपने आप को कनेक्टेड फील करता है इनसे ब्लड लाइन के अकॉर्डिंग, किससे? डी से। वहीं पे ये बी से अपने आप को बिलोंग्ड फील करता है, कनेक्टेड फील करता है बी से मैरिज अलायंस के अकॉर्डिंग। जब ये मैरिज के बिहाफ पे ए बी से अपने आप को कनेक्टेड फील करता है, इसको बोलते हैं अफेनियल किनशिप। जब ये ए अपने आप को डी से खून के रिश्तों के बिहाफ पे कनेक्टेड फील करता है, उसको बोलते हैं कौन सा? जेनियस किनशिप। सिंपल।
हम किसी भी एक इंसान को फेवर करते हैं, ठीक है, दो बेसिस पे अगर हम फेवर करते हैं, मैरिज अलायंस के बेसिस पे या खून के रिश्ते पे, तो उसको बोलते हैं किनशिप। मैरिज के हिसाब से करते हैं तो एफएनएल, खून के रिश्ते के हिसाब से करते हैं तो कॉन्सेजेनियस। आपने एक अजूबा फिल्म थी, उसके अंदर डायलॉग सुना होगा, अगर तुम हमारी बेगम के भाई ना होते तो एक मामूली से सिपाही होते। वो एफएनएल किनशिप का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और वहीं पे जब मैं एग्जाम्पल देना तो नहीं चाहता, बट आज के दिन एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लीडर हैं, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पापा और दादाओं के कारण पॉलिटिक्स में हैं और पावर के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वो किसका एग्जाम्पल है? कॉन्सेजेनियस किनशिप का, सिंपल। नेक्स्ट, मैरिज, शादी। शादी क्या होती है भाई? दो आत्माओं का मिलन जो भगवान ने निर्धारित कर रखा था नहीं, इसके हिसाब से पढ़ते हैं। मैरिज एक इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें एक मेल या फीमेल या मेल मेल या फीमेल फीमेल आते हैं और जुड़ते हैं, ठीक है। और ये सोसाइटी का सबसे प्राइम इंस्टीट्यूशन है, सबसे पहली कड़ी है जो लोगों को जोड़ती है ना, मैरिज। और इसके अंदर टाइम टू टाइम चेंज आता रहा है। अब ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर आपने सुना होगा पॉलीगैमी को प्रेफर किया जाता था, एक मेल की बहुत सारी पत्नियां होती थी, है ना। बट आज के दिन क्या है, हम मोनोगैमी को प्रेफर करते हैं, वन मेल वन फीमेल, वन मेल वन फीमेल। ट्रेडिशनली इसको धर्म से रिलेट करके बताया जाता शादी को। ट्रेडिशनली मैरिज वॉज कंसिडर्ड एज एन अ धर्मा और अ ड्यूटी, बट नाउअडेज इट इज अ लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप। पहले क्या था भाई, 7 जन्मों का रिश्ता, आज दिन क्या है, एक ही जन्म में निपटा दो, लाइफ लॉन्ग, एक ही, ठीक है, स्पष्ट भाषा में बता दिया। और शादी के अंदर भी, मैरिज के कॉन्सेप्ट के अंदर भी टाइम टू टाइम इवोल्यूशन होता रहता है। वो क्या होता है भाई, पहले तो बाल विवाह हो जाता था, चाइल्ड मैरिज, बट अब एज आपकी डिफाइन कर दी, बॉय मस्ट बी ऑफ 21 एंड गर्ल मस्ट बी ऑफ 18। परफेक्ट। नेक्स्ट, अब आती है फैमिली। विन डीजल सुना होगा ना आपने, फास्ट एंड फ्यूरियस, दिस इज फैमिली, तो वही फैमिली। फैमिली का कॉन्सेप्ट, फैमिली क्या है भाई, जब सोसाइटी के अंदर जो पहली यूनिट है, जो सोशल होने का प्रमाण है, एविडेंस है, वो कहलाती है फैमिली। द फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, राइट। फर्स्ट एंड मोस्ट इमीडिएट सोशल इन्वायरमेंट। मेल फीमेल, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा सबसे पहला सोशल होना किससे सीखेगा? मम्मी पापा से सीखेगा, माँ से सीखेगा, राइट। तो फैमिली, ए चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज, भाषा सीखता है, बिहेवियर पैटर्न्स अपने मम्मी पापा से सीखता है कैसे बिहेव करना है। हाँ, अच्छी फैमिली का कंसीडर क्या किया जाता है, बच्चा विश करेगा बड़ों को, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, राम राम, सो ऑन, गुड मॉर्निंग, ये सब। और क्या हो सकता है, सोशल नॉर्म्स सिखाए जाते हैं चाइल्डहुड में ही कि कैसे बिहेव करना है, बड़ों को इज्जत दो, छोटे से प्यार करो, फैमिली से ही सीखते हैं ये सब। इसके बाद ये ट्राइबल, रूरल, अर्बन कम्युनिटी, ये सब में फॉलो होता है, सभी रिलीजन में फॉलो होगा, सभी कल्चर्स में फॉलो होगा। कोई ऐसी दुनिया ही नहीं बनी जहाँ पे फैमिली नहीं हो, सीधी भाषा में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, एक बेसिक और डेफिनेट ग्रुप है, मम्मी पापा बच्चा, दादा दादी, नाना नानी, फैमिली। उसके बाद फॉर्म्ड बाय रिलेटिव ड्यूरेबिलिटी कंपेनियनशिप, आपस में वो क्या है, एक हस्बैंड और वाइफ एक ग्रुपिंग शेयर कर रहे थे, तभी फैमिली का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद क्या है, फैमिली छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, यानी न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकती है और जॉइंट फैमिली भी हो सकती है। जब एक जेनरेशन से ज़्यादा, 2 जेनरेशन से ज़्यादा एक ही फैमिली के अंदर, एक ही घर के अंदर लोग रह रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा जॉइंट फैमिली। जब सिर्फ मम्मी पापा और उनका बच्चा रह रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर फैमिली। फैमिली कैन बी लार्ज, जॉइंट फैमिली। अब इस फैमिली के फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस ऑफ फैमिली, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। भाई
दो में डिवाइड कर दिया, एक है प्राइमरी फंक्शन, एक है सेकेंडरी फंक्शन। आपके घर में बच्चा पैदा होगा ना, ये प्राइमरी फंक्शन है। कहीं पे रह रहे हो आप, घर है आपका, प्राइमरी फंक्शन है। आप उसको सिखा रहे हो, बेटा खाना कैसे खाते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, आप आपस में कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो, ये किसका है, प्राइमरी फंक्शन है। सोशलाइजेशन होना, पड़ोसियों से बात करना, देखो आपका चाचा, आपके नाना, हेलो करो, हाय करो, राम राम करके दिखाओ, अस्सलाम वालेकुम करो, है ना, गुड मॉर्निंग बोलो, ये फैमिली का प्राइमरी फंक्शन है। स्टेटस एस्क्राइबिंग फंक्शन, फैमिली, जिस फैमिली में आप पैदा हुए, आपके पास ज़्यादा पैसा है, तो सोसाइटी के अंदर आपका स्टेटस पता हो गया कि भाई ज़्यादा पैसे वालों का बच्चा है, प्यार से बोलेंगे लोग। कम पैसे वाला है, प्यार से तब भी बोलेंगे, पर थोड़ा सा एक एटीट्यूड में चेंज हो जाएगा सोसाइटी की। आपका स्टेटस बताती है फैमिली। एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल, पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए आपको कैसा बिहेव करना है सोसाइटी के अंदर, आपका सोशल बिहेवियर कैसा होगा, कंट्रोल करने के लिए प्राइमरी फंक्शन फॉलो करेगी आपकी फैमिली। नेक्स्ट, सेकेंडरी फंक्शंस का क्या है, आपकी एजुकेशन करवाना, आपको कौन से स्कूल में भेज रहे हैं, ठीक, ये किसका सेकेंडरी फंक्शन है, फैमिली का। दूसरा क्या हो सकता है, रिलीजियस फंक्शन, आपको आपके धर्म के लिए बताना। भाई किसी मोमडन घर में बच्चा पैदा हुआ है तो उसको कुरान पढ़ाया जाएगा, उसको कुरान की आयतें याद कराई जाएंगी। हिंदू घर में पैदा हो रहा है, उसको गीता के बारे में बताया जाएगा, हनुमान के बारे में, राम के बारे में। कोई क्रिश्चियन घर में पैदा हो रहा है, जीसस के बारे में बताया जाएगा। कोई सिख घर में पैदा हो रहा है तो उसको बताया जाएगा गुरु गोबिंद के साहिब के बारे में, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में। तो ये रिलीजन फैक्टर आपका सेकेंडरी फंक्शन होता है फैमिली का। रिक्रिएशनल फंक्शंस, अब क्रिएटिव बनाते गए, बच्चों को इंडोर गेम सिखाते हैं। बच्चा होते ही छोटा सा, उसके लिए लूडो लेके आते हैं। लूडो क्या होता है, इंडोर गेम्स। बोलते हैं नाच के दिखाओ, डांसिंग। पोएम सुनाओ अंकल को, सिंगिंग। अच्छा, ये पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 6, ये सिखाया जाता है, रीडिंग। ये रिक्रिएशनल फंक्शन है फैमिली के। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज इन इंडियन फैमिली सिस्टम, अब टाइम के साथ बच्चे बड़े हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, है ना। सोसाइटी के अंदर ग्लोबलाइजेशन आया, चेंज आया, अर्बनाइजेशन आया, चेंज आया। तो ट्रेडिशनल जो इंडियन सोसाइटी थी वो आज के दिन कैसी हो चुकी है या कैसी हो चुकी है, अपलिफ्टमेंट हुआ है या डाउनग्रेड हुई है, चेंज तो हुए, क्या क्या चेंजेस हुए हैं और उनके फैक्टर्स क्या क्या थे, ये पढ़ना है। चेंज इन फैमिली, पहले न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा होती थी, बट आज के दिन क्या है, पहले जॉइंट फैमिली ज़्यादा होती थी, बट आज के दिन क्या है, न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा होती है। दीज अफेक्टेड फैमिली रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस कैसे अफेक्ट हुए, लोग साथ रहते हैं तो यूनिटी की फीलिंग ज़्यादा रहती है, ये सोचा जाता है, ये समझा जाता है। या साथ रहते हैं लड़ाई भी ज़्यादा होती है, और ये भी बोला जाता है जहाँ पे लड़ाई ज़्यादा होती है वहीं पे प्यार भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडियन फैमिली सिस्टम पे अर्बनाइजेशन के कारण क्या इफेक्ट आया। सोचो गांव में रह रहे थे, मेल किसी मेल की शहर में नौकरी लग गई, वो अपने बच्चों को भी वहीं पे ले गया, तो अब बाकी पूरी फैमिली यहाँ पे है, पर उस एक जवान मेल की फैमिली शहर में रह रही है। न्यूक्लियर फैमिली प्रोड्यूस हो गई अर्बनाइजेशन के कारण। लेजिस्लेटिव मेजर्स, भाई पहले बाल विवाह हो जाता था, बाल विवाह होने के कारण जो फीमेल है वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाती थी, शादी हो जाती थी, शादी होता बच्चे हो जाते थे, तो एजुकेशन अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाता था। बट प्रोहिबिशन ऑफ अर्ली मैरिज एज, है ना, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इनके कारण एक मिनिमम एज कंसीडर कर दी कि इससे कम के बच्चों की शादी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, नहीं करनी है, सिविल ऑफेंस है। तो इसके कारण क्या होगा, एजुकेशन प्रमोट होगी, और जैसे जैसे एजुकेशन प्रमोट होगी जो महिलाएं हैं उनको नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो कहीं ना कहीं पे पोस्टिंग होगी, वहीं पे उनके फीमेल्स की भी पोस्टिंग होगी, न्यूक्लियर फैमिली फिर से कन्वर्ट होंगी। नेक्स्ट क्या होता है, चेंज इन मैरिज सिस्टम। इससे पहले, इन सब बातों से पहले, जो पार्टनर होते थे उनको घर वाले चूज करते थे, है ना, खुद के पार्टनर चूज करने की
फ्रीडम नहीं थी। अब क्या है भाई, लव मैरिज का कॉन्सेप्ट आ गया है ना, प्रेम विवाह, तो खुद के मेट्स को चुनने का आपके पास राइट, फैमिली कॉन्सेप्ट में चेंज आया। अब इसके बाद नया टॉपिक क्या है, डाइवर्सिटी। अब ये डाइवर्सिटी होता क्या है, अब इस डाइवर्सिटी की कीमत तुम क्या जानो प्रेम बाबू, हम बताते हैं आपको। डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस हैं, आप हर किसी से अलग हैं पर अनइक्वल नहीं है। मैं मोटा हूँ, मैं अपने घर पे मोटा हूँ, आपको उसी से मैं ना तो इन्फीरियर फील कर रहा हूँ ना सुपीरियर फील कर रहा हूँ। मैं काला हूँ, मैं अपने घर पे काला हूँ, है ना। मैं इस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, अपने मेरी पर्सनल चॉइस। मैं इस लैंग्वेज को प्रेफर करता हूँ, मेरी पर्सनल चॉइस। तो डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंसेस बट नॉट एन इक्वलिटी। द टर्म डाइवर्सिटी emphasizes differences rather than the unequality. It means collective difference, that is differences which mark off one group of people from another. तमिल बोल भाई, मैं तमिल बोलता हूँ, आई एम अ तमिल स्पीकिंग पर्सन एंड आई बिलोंग टू अ तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी। आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, यू आर अ हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी। अलग हैं हम, आपसे अलग है, बट हम अनइक्वल नहीं हैं। आई एम कंफर्टेबल विद माई लैंग्वेज एंड यू आर कंफर्टेबल विद योर्स, ओके। डिफरेंस में भी बायोलॉजिकल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक बताया भाई। आपकी रेस अलग हो सकती है, बायोलॉजिकल डिफरेंस रेसेस, someone is tall, someone is fair, someone is short, someone is having bigger eyes, someone is having smaller eyes. ये आपके बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, अनइक्वलिटी नहीं है। रिलीजियस डिफरेंसेस, हिंदू मुस्लिम सो ऑन, पहले ही बता चुका हूँ। लैंग्वेजेस, अभी एग्जाम्पल दिया, एक्सेट्रा। दस डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ रेसेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड कास्ट एंड कल्चर। In spite of all these diversities, we are united, and we are united by the term that is Indian. Okay, unity in diversity. आगे आएगा अब ये कॉन्सेप्ट, ये रहा नीचे। अभी बताया आपको रिलीजन के हिसाब से डिफरेंट हैं तो रिलीजियस डाइवर्सिटी, भाषा के आधार पर अलग अलग हैं तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रेस के हिसाब से अलग हैं तो रेशियल डाइवर्सिटी। भाई रेशियल डाइवर्सिटी का मतलब है, रेस में और कास्ट में डिफरेंसेस बताता हूँ। रेस का मतलब है बायोलॉजिकली आप डिफरेंट हैं, बायोलॉजिकली आप डिफरेंट हैं एक दूसरे से। कास्ट का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ हायरार्की इस कास्ट सिस्टम, स्ट्रेटिफिकेशन अभी पढ़ा था हमने। कल्चरल डाइवर्सिटी, मैं अलग तरीके से खाना खाता हूँ, आप अलग तरीके से खाना खाते हैं। हमारे यहाँ पे सूरज को पानी दिया जाता है, आप चंद्रमा को पूजते हैं। कल्चर हमारा दोनों का बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ पे अलग कपड़े पहने जाएंगे, आपके यहाँ पे अलग। आई एम हैप्पी विद यूअर्स एंड हैप्पी विद माइंड्स। आई एम नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम विद यूअर कल्चर एंड यू मस्ट बी नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम विद माई, ओके। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ बिल्कुल डेजर्ट में रहते हैं, कुछ पहाड़ों पे रहते हैं, कुछ प्लेन्स पे रहते हैं, कुछ समुद्र के पास रहते हैं, कुछ समुद्र से दूर रहते हैं। ये क्या है आपका भौतिक डिफरेंसेस है, डाइवर्सिटी, भौतिक विभिन्नता। डाइवर्सिटी को हिंदी में बोला जाता है विभिन्नता, राइट। इसके बाद अब कॉन्सेप्ट है आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है, दो टर्म है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। देखो, जब इंटीग्रिटी वर्ड यूज होगा तो इंटीग्रिटी का मतलब है कि आपको फिजिकली एक साथ रखा जा रहा है, इंटीग्रेशन मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। वहीं पे यूनिटी का मतलब है कि आपको साइकोलॉजिकली किसी एक चीज से कनेक्टेड किया जा रहा है। वो क्या है, वो है इंडियन नेशन। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, उसका मतलब क्या है, with having so many fragmentation in our society but we are divided. Diversity without fragmentation, okay. Unity without uniformity. हम यूनिफॉर्म नहीं हैं, हम एक जैसे नहीं हैं, पर हम एक साथ हैं, ओके। क्लास में वीक बच्चा भी होता है, एवरेज बच्चा भी होता है, इंटेलिजेंट बच्चा भी होता है, पर है तो वो एक क्लास में, जुड़े तो हुए ना वो एक क्लास से,
समझे इस चीज़ को? ऐसे ही हमारा रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, कास्ट अलग है, बट हम हैं तो इंडियन। दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी। हमारे देश में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं या कन्याकुमारी में रह रहे हैं, आप गुजरात में हैं या असम में हैं, पूरे देश को एक ही सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड से गवर्न किया जा रहा है। वो क्या है? आपका संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, रिलीजियस टॉलरेंस। हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करते हैं रिलीजियस फ्रीडम्स की। हमारे देश में सभी रिलीजन्स को अपने अपने रिलीजन को फॉलो करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। कौन से आर्टिकल से मिलती है? आर्टिकल 25 to 28, राइट? प्रियम्बल में बोला गया है, क्या बोला गया है बताओ? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। प्रियम्बल पूरा याद होना चाहिए भाई। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यू must have on your tips preamble. We the people of India having solemnly resolved constitute sovereign socialist secular democratic republic of India and so on. नीचे जलेबी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ब्रदरहुड, इंटीग्रिटी, जलेबी कराएंगे पूरा पॉलिटी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। इसके बाद इंट्रा स्टेट मोबिलिटी, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है आपको, आप कहीं पे भी जा सकते हैं सर्टेन ट्राइबल एरियाज को छोड़ के। परफेक्ट, ओके। अदर फैक्टर्स सच एज यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ लॉ, क्रिमिनल लॉ पूरे देश में एक जैसा है, ठीक है। आपके यहाँ पे जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाएगी वो पूरे देश में एक जैसी की जाएगी। और क्या हो सकता है? इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन, जीएसटी आ गया, किसके अकॉर्डिंग आया है? आर्टिकल 301 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई? वन टैक्स वन नेशन, जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट अभी आया है, कौन सी अमेंडमेंट से आया है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी दैट। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन ऑफ पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं लोग, केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेके नीचे साउथ में, कहाँ तक भाई? बद्रीनाथ और केदारनाथ से लेके रामेश्वरम इन साउथ तक, ठीक है। यहीं पे जगन्नाथपुरी इन ईस्ट से लेकर द्वारका इन वेस्ट तक लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। हरिद्वार के अंदर कुंभ होता है, 12 साल में जो एक बार होता है कुंभ का मेला, है ना। वो क्या करता है? पूरे देश के हिंदूज को एक साथ इकट्ठा कर देता है। इसी के बाद नेक्स्ट, फेयर्स एंड फेस्टिवल। हम लैंग्वेज के हिसाब से तो अलग है। साउथ इंडिया के अंदर तमिल बोल सकते हैं, कन्नड़ बोल सकते हैं लोग, ऊपर हिंदी बोल सकते हैं, पंजाबी बोल सकते हैं, उधर बोडो बोल सकते हैं, संथाली बोल सकते हैं, बंगाली बोल सकते हैं, गुजराती बोल सकते हैं। बट जब दिवाली आएगी तो ये सब के सब जहाँ पे हिंदूज होंगे वो एक फेस्टिवल से कनेक्टेड फील करेंगे, दिवाली से, दुर्गा पूजा से कनेक्टेड फील करेंगे, नवरात्रि से कनेक्टेड फील करेंगे। वहीं पे ईद आएगी तो इन सभी जगहों के लोग ईद को मनाएंगे। समझ रहे हो? सेम फॉर क्रिसमस एंड सेम फॉर अदर रिलीजन्स। बहुत बढ़िया। स्पोर्ट्स एंड सिनेमा, इंडिया पाकिस्तान मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच, इंडिया वर्सेस एनी कंट्री मैच, पूरा देश एक साथ बोलता है इंडिया इंडिया इंडिया। सिनेमा, सिनेमा के अंदर एक एग्जाम्पल है, मैं जब छोटा सा था एक मूवी देखी थी, वन मैन आर्मी, मास, मम्मम मास, वो पैर से तूफान उड़ा देता था ऐसे। मैं साउथ से कनेक्टेड फील करता हूँ, वहाँ के कल्चर के बारे में मुझे पता लगा। सेम बॉलीवुड, बॉलीवुड भी पूरे कंट्री को जोड़ता है, टॉलीवुड पूरी कंट्री को जोड़ता है, आज के दिन पंजाबी गाने पूरे कंट्री को जोड़ते हैं एक साथ, ठीक है। अब इंडिया की यूनिटी को जो डराते हैं कि भाई खतरा हो सकता है हमारी यूनिटी को, वो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं उनको भी देखते हैं। भाई डाइवर्सिटी देख ली, डाइवर्सिटी के बाद हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी देख ली। अब इंडिया की यूनिटी को जो जो थ्रेट्स हैं उनको देखते हैं। पहला है रीजनलिज्म, यानी क्षेत्रवाद। भाई साउथ इंडियन पीपल है ना,
वो अपने आप को नॉर्थ इंडियन से थोड़ा अलग समझते हैं, अपने वहाँ के लिए एक आइसोलेशन पॉलिसी फील करते हैं। डिवाइसिव पॉलिसी, कोई फलाना फलाना रिलीजियस ग्रुप का लीडर दूसरे रिलीजियस ग्रुप के खिलाफ भड़काता है, कास्टिज्म के बेसिस पे भड़काते हैं, पॉलिटिक्स डिवाइड करता है, ये भी यूनिटी के लिए खतरा है। दूसरा क्या है, डेवलपमेंटल इम्बैलेंस। भाई ये प्रूव्ड है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो अभी बाकी इंडिया से थोड़े से लेस डेवलप्ड है, और इससे क्या होगा, वहाँ के लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हो रहे होंगे। वो बोल सकते हैं कि हमें दूसरी कंट्री दे दो यार, अगर अच्छे से डेवलपमेंट ही नहीं कर रहे हो तो, राइट। इसके बाद क्या हो सकता है, एथनिक डिफरेंशिएशंस एंड नेटिविज्म। एथनिकली कोई दूसरा अपने आप को अलग फील कर रहा हो, लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होने के कारण, लीड टू क्लैशेस बिटवीन डिफरेंट एथनिक ग्रुप ड्यू टू फैक्टर्स सच एज जॉब कंपटीशन, लिमिटेड रिसोर्सेज, थ्रेट टू आइडेंटिटी। इसके अंदर असम का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि असम के अंदर जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं वो वहाँ के नेटिव्स के लिए जॉब्स में कंपटीशन ज़्यादा डाल रहे थे, तो उन्होंने आसामी अपनी लैंग्वेज शेड्यूल 8th में डलवा ली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। एक छोटी सी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है नॉर्थ ईस्ट, अपने आप को अलग फील करता है पूरे भारत से। इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन, क्रिश्चियन मुस्लिम्स एंड सो ऑन। इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, यूपी बिहार, यूपी एमपी, हरियाणा पंजाब, हरियाणा दिल्ली, हरियाणा सो ऑन, जम्मू कश्मीर लद्दाख, आपस में कुछ भी लड़ाई, तमिल केरला, तमिल कर्नाटका, कुछ भी, है ना। इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, पाकिस्तान फोर्स करता है, पाकिस्तान सपोर्ट करता है खालिस्तानी मूवमेंट को, पाकिस्तान सपोर्ट करता है जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म को। इसके बाद हम गवर्नेंस पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे, उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे इसको, है ना, कि कैसे थ्रेट है। नेक्स्ट, अब डाइवर्सिटी पढ़ लिया, उसके अंदर हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया क्या क्या थ्रेट्स हैं। अब इनके जो हम सॉल्यूशन देखेंगे वो इस सिलेबस खत्म होते ही हम एक मेंस की सीरीज लेके आएंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे अच्छे से व्हाट विल बी द सॉल्यूशन फॉर दैट, है ना। अब है इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। अभी हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंसेस, नॉट अनइक्वालिटी। अब हम पढ़ रहे हैं अनइक्वालिटी। अब हम मान रहे हैं इस चीज को कि समवन इज अनइक्वल टू समवन। तो यूनाइटेड नेशन डिस्क्राइब्स अनइक्वालिटी एज द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इक्वल, स्पेशली इन स्टेटस, राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। अब यूनाइटेड नेशंस बोलता है कि अनइक्वालिटी वो होती है जब एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है स्टेटस के अकॉर्डिंग, अमीर गरीब, हाई क्लास लो क्लास, राइट्स के अकॉर्डिंग, इसको ज़्यादा राइट्स मिले हुए हैं, इसको कम राइट्स मिले हुए हैं, अपॉर्चुनिटी, ये आईएएस ऑफिसर बन सकता है, ये फलाना बन सकता है, ये एमपी बन सकता है, एमएलए बन सकता है, वहीं पे ये इंसान नहीं बन सकता। ये क्या, अनइक्वालिटी। इकोनॉमिक अनइक्वालिटी, पैसे के मामले में अमीरी गरीबी, है ना। अब बोला जाता है कि 70% ऑफ वेल्थ इज हेल्ड बाय 4% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जो अपनी, अगर अपने देश के पास टोटल 100 करोड़ रुपए हैं तो उसमें से 70 करोड़ रुपए सिर्फ 4% लोगों के पास है। ठीक। सोशल इनइक्वालिटी, सोशल अनइक्वालिटी क्या है, कास्ट बेस्ड, जेंडर बेस्ड, और क्या हो सकता है, कास्ट और जेंडर मेनली यही दो, है ना। रिलीजन बेस्ड, सोशल इनइक्वालिटी। अब डायमेंशंस ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, पहला जेंडर, ठीक है। जेंडर के अंदर है द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, और इन्होंने क्या बताया, जेंडर वेज गैप रिपोर्ट इज हाईएस्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो मेल कमाते हैं और जो फीमेल कमाते हैं, इनके अंदर सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस इंडिया के अंदर देखा जाता है। जैसे इंडिया के अंदर मेल अगर 1000 रुपये कमाते तो वहीं पे फीमेल्स 700 कमाते हैं, और ये डिफरेंस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर है।
एक्सप्लेन कर रखा है। वुमेन्स आर पेड 34% लेस देन मेन। वुमेन कंप्राइजेस ओवर 42% ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स इन द कंट्री वेयर दे ओन ओनली 2% ऑफ लैंड। जहां पर वो 42% जो लेबर होती है आपकी एग्रीकल्चर के अंदर, वो फीमेल्स हैं, ठीक है। उसमें से इस एग्रीकल्चरल लैंड का उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2% ओनरशिप है। ये है जेंडर बेस्ड अनइक्वालिटी इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट, कास्ट बेस्ड अनइक्वालिटी, जाति के आधार पर। ये क्या है भाई? डिटरमाइनिंग द एक्सेस टू एजुकेशन, इनकम, हेल्थ वैल्यू बाय इंडिविजुअल। हर इंसान कास्ट के बिहाफ पर उसको एजुकेशन, इनकम और हेल्थ के लिए अलग अलग एक्सेस मिलता है, उसको बोलेंगे कास्ट बेस्ड अनइक्वालिटी। अपर कास्ट हाउस होल्ड अर्न 47% मोर देन द नेशनल एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम। जो पूरे के पूरे सोसाइटी के अंदर जो अपर कास्ट हैं वो 47% ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो कास्ट बेस्ड कहीं ना कहीं तो अनइक्वालिटी हुई ना। नेक्स्ट, धर्म के आधार पर, रिलीजियन बेस्ड अनइक्वालिटी। Religious identities are significant for an individual ability to mobilize resources. Religious identities can cause prejudice which may leads to economic exclusion and other discrimination. अब रिलीजन के आधार पर कुछ लोगों को सोसाइटी से, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग किया जाता है, जिनसे वो उतना पैसा नहीं कमा पाते। नेक्स्ट, एथेनिसिटी। एथेनिसिटी का मतलब क्या है? 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू। थोड़ा सा पानी वगैरह पी लेते हैं। ओके भाई, बैक टू द क्लास। एथेनिसिटी, अब हमने कास्ट के हिसाब से देख लिया, जेंडर के हिसाब से देख लिया, रिलीजन के हिसाब से देख लिया, अब एथेनिसिटी के हिसाब से। भाई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 2015-16 के बिहाफ अकॉर्डिंग जो ST कम्युनिटी के लोग हैं वो 45.9%, SC के 26.6% और OBC के 18.3% और अदर कास्ट के 19.7%। ये लोवेस्ट इनकम ग्रुप में। सबसे ज़्यादा कमाई जो होती है वो ST लोगों की होती है 45.9, फिर SC की और फिर OBC की। ये जो अदर कास्ट वाले हैं टॉप पे रहते हैं। एथेनिसिटी, एथेनिसिटी का मतलब क्या है? ट्राइब, जंगलों में रहने वाले लोग। OBC, बैकवर्ड क्लास, पूरी क्लास आ गई इसके अंदर, कास्ट नहीं क्लास। एथेनिसिटी का मतलब है क्लास, ठीक है। अब यहीं पे ऑक्सफैम रिपोर्ट बताती है कि इंडिया के जो टॉप 10 हाउस होल्ड्स हैं वो 77.4% वेल्थ अक्यूमुलेट करते हैं, है ना। 10% के पास 80% के आसपास वेल्थ है। वहीं पे 60% पॉपुलेशन के पास सिर्फ और सिर्फ 5% के करीब करीब वेल्थ है। अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं अनइक्वालिटी के? अनइक्वालिटी के कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं डेवलपमेंट में बाधा, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी देश की, है ना। और क्या हो सकता है भाई? हमारी सोसाइटी के अंदर एजुकेशन पीछे रह जाएगी।
भाई जो लोग पैसा कम कमाएंगे वो पैसा कमाने के लिए पास जाएंगे ना, पढ़ाई लिखाई करने थोड़ी जाएंगे। और क्या हो सकता है, जहाँ पे पैसा कम कमाएगी दुनिया, वहाँ पे जेंडर बेस्ड वॉयलेंस ज़्यादा होंगे, वहाँ पे कास्ट वॉयलेंस ज़्यादा होंगे, वहाँ पे रिलीजियन वॉयलेंस ज़्यादा होंगे। ठीक, अब इन सब के कारण अलग अलग इन सब का हमें अलग अलग मेजर्स से पता लगता है अनइक्वालिटी का। IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, ये बहुत कम है इंडिया की, जिससे हमें पता लगता है कि अनइक्वालिटी ज़्यादा है। इनइक्वालिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जहाँ पर प्रॉपर डिलीवरी सिस्टम नहीं है, जिसके कारण बच्चे और उसकी मम्मी की डेथ हो रही है। फाइन, नेक्स्ट। अब हमने देख लिया कि क्या क्या अनइक्वालिटी के रीजंस हैं, क्यों क्यों इनइक्वालिटी होती है, इनके लिए हम मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं, इनको ठीक करने के लिए काम क्या क्या किया जा सकता है। भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए प्रावधान डाल सकते हैं, आर्टिकल्स डाल सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स बना सकते हैं उनको, जो अपने DPSP के अंदर हैं उसके अंदर हम ये सब इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। राइट टू वर्क, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 मैटरनिटी रिलीफ, जिससे क्या होगा, जो जेंडर के अंदर इनइक्वालिटी है वो कम होगी। आर्टिकल 45 SC/ST के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके सोशल और इकोनॉमिक। आर्टिकल 45 SC/ST अदर बैकवर्ड क्लासेस के सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए हम काम कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ सिविल सोसाइटीज, आपस में ग्रुपिंग कर दो उनकी और उनके अच्छाई के लिए बातें बताओ। वुमेन एम्पावरमेंट, सीधी बात, जो आपकी महिला सशक्तिकरण की बातें करो आप। इंक्लूजन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, आप जो रिलीजियसली आपके यहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर हैं उनको आप मेन स्ट्रीम में लेके आओ, पढ़ाई के लिए उनको उत्साहित करो। और क्या हो सकता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, अपनी जो देश की फिस्कल मॉनिटरी पॉलिसीज होती हैं वो इस हिसाब से बनाओ कि इनइक्वालिटी को कम किया जा सके। उनके आप ट्रिकल डाउन अप्रोच की जगह है, उनको आप डायरेक्ट अप्रोच के लिए बताओ। ट्रिकल डाउन अप्रोच क्या होती है भाई, कि आपने ऊपर से पैसा डाल दिया, आप सोचते हैं 100 रुपये डाले हैं तो नीचे वाले इंसान के पास कैसे ना कैसे 20 रुपये तो पहुंच जाएंगे, जिससे पॉवर्टी कम होगी, जिससे अनइक्वालिटी कम होगी। उस अप्रोच को छोड़ के हम डायरेक्ट इंक्लूजन करें उनका काम में, उनके लिए हम अलग से प्रोग्रामिंग करें। जैसे क्या है, स्किल अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गवर्नमेंट खुद से पैसे लगाए काम को बढ़ाने के लिए। प्रोग्रेसिव टैक्स, जिससे इनकम इक्वालिटी कम हो, इनइक्वालिटी कम हो। जो ज़्यादा पैसे कमाएगा उस पर ज़्यादा टैक्सेशन। कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है तो टैक्स देगा 1 लाख रुपए, कोई 20 लाख रुपए कमा रहा है तो वो 10% नहीं देगा, वो अब देगा 12%। इनकम के हिसाब से टैक्सेशन का परसेंटेज बढ़ रहा ना, ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। अब बात आती है सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, ये हमने देखा अभी इनकम एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन क्या है कि आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग को मेन सोसाइटी से बाहर कर रहे हैं, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन रेफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल और हाउस होल्ड एक्सपीरियंस डेप्रिवेशन आइदर ऑफ रिसोर्सेज, इनकम और सोशल लिंक इन अ वाइडर कम्युनिटी और सोसाइटी। आप किसी एक इंडिविजुअल को या पूरी कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बाहर धकेल रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका सोशल एक्सक्लूजन। नेचर ऑफ सोशल एक्सक्लूजन क्या हो सकता है, सोशल एक्सक्लूजन इज सिस्टमैटिक, इट इज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ सोसाइटी। एक्सक्लूजन इज प्रैक्टिस रिगार्डलेस ऑफ द विशेज ऑफ दोज हु आर एक्सक्लूडेड। आपने किसी को बाहर कर दिया, वो खुद से बाहर नहीं होना चाहता था, आपने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसको बाहर किया है, उसकी इच्छा को बाहर रखते हुए अपनी इच्छा से। सोशल एक्सक्लूजन समटाइम्स रॉन्गली जस्टिफाइड, आप खुद बोल देते हैं भाई वो अपने आप ही अलग होना चाहता था। कोई भी अपने आप को डिप्राइव्ड फील नहीं करवाना चाहता, रॉन्गली एडमिटेड। इसके बाद क्या है, सोशल एक्सक्लूजन इंडिकेट्स डिप्रिवेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी,
लोअर कास्ट, आपने बोल दिया इनको तो भगवान ने बोला था, है ना, हमारी सेवा करने के लिए। अरे भगवान ने आपको कान में आके बताया था क्या? नहीं, आप उनको आप उनकी जो मेन फंडामेंटल हैं उनसे बाहर कर रहे हो, ठीक है, जिससे क्या होगा, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। भाई लोअर कास्ट को आपने बोल दिया, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, या तो ट्रेड करोगे या आप क्या करोगे, मैनुअल वर्क्स करोगे, हमारी हेल्प करोगे। वो ऊपर वाली चीज़ों में तो नहीं आ पाएंगे ना तो पढ़ाई कर पाएंगे, ना वो प्रीस्ट कर पाएंगे, ना वो वॉरियर्स बन पाएंगे, ना वो रूल कर पाएंगे, राजा बन पाएंगे, राइट। सोशल एक्सक्लूजन इज नॉट एक्सीडेंटल। कहानी सुनाता हूं अब इसके लिए। दो दोस्त थे, एक दोस्त बढ़िया 18-18 इंच के बाइसेप्स, है ना, गोरा चिट्टा स्मार्ट लंबा, एक बहुत तेज दिमाग वाला, ठीक है। जो गोरा चिट्टा लंबा स्मार्ट, फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव, उसका नाम था क्षत्रिय। जिसकी बुद्धि तेज थी वो था ब्राह्मण। दोनों दोस्तों ने क्या किया कि सोसाइटी को इस हिसाब से डिवाइड करते हैं भाई कि एक तो हमें पैसा कमा के दे और एक हमें क्या करे, हमारी सेवा कर दे। भाई हमारे लिए लकड़ी तोड़ के ले आए, हमारे लिए दूध निकाल के ले आए, हमारे लिए खेती बाड़ी कर दे। तो ब्राह्मण जो दिमाग वाला था ना, उसने बोल दिया हाँ भाई बढ़िया, डील डन। मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, टीचिंग करूंगा प्लस, और मैं क्या करूंगा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, प्रीस्ट बन जाऊंगा, पुरोहित। और भाई तू करना, तू भाई बाइसेप्स बड़े हैं आपके और बढ़िया लड़ाई लड़ाई कर सकता है और तेरी बात मानते हैं सब, तुझसे डरते हैं क्योंकि, है ना, तो तू इनको रूल कर और तू कर वॉर, लड़ाइयाँ, और जो बाकी की जो जनता है वो हमारी सेवा करेगी। उसमें रख देते हैं एक को वैश्य जो हमें टैक्स देगा। टैक्स कहाँ से देगा, जब वो ट्रेड करेगा, ट्रेडिंग कम्युनिटी, समझ रहे हो। इसके बाद शूद्र, भाई इनकी भी थोड़ी सी मदद करवा देंगे क्योंकि ये पैसे दे रहे हैं और हम तो दोनों हैं ही बड़े मस्त रापचिक, है ना, ये हमें टू सर्व ऑल थ्री, ये इनका काम हो गया। BKVAS, बकवास, बकवास कर दी ना ये सब, ठीक है। इसमें क्या किया, ये एक्सीडेंटल नहीं था ये सब कुछ, ये सोची समझी साजिश थी। सोशल एक्सक्लूजन इज मोस्ट ऑफ द केसेस इज फाउंड टू बी एन इनबिल्ट मैकेनिज्म। सोची समझी साजिश, कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं हुआ, है ना। किसी को आपको सोशली अगर अपने से अलग करना है तो एक्सीडेंटली नहीं होता, आप उसको जानबूझकर बॉयकॉट करते हो, आप उसको जानबूझकर डिप्राइव्ड फील कराते हो। ये स्टडीज बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा कुछ भी। अब एक्सक्लूशनरी प्रोसेस कैन हैव वेरियस डायमेंशंस। अब हम किसी को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से निकालने के लिए मेनली 4 बेसिस पे अलग करते हैं। एक तो उसको पॉलिटिकल पावर में नहीं लेके आएंगे, वो वोट नहीं कर सकते, वो जब भी कोई राज करने की बात आएगी उससे बिल्कुल बाहर आएंगे, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। पैसे हमसे कम कमाएंगे, हम उनको कमाने ही नहीं देंगे, इकोनॉमिकल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन, टेंपल में नहीं जाएंगे, पूजा पाठ नहीं कर सकते, सोशल एक्सक्लूजन। कल्चरल एक्सक्लूजन, हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, सोसाइटी में बढ़िया घूमेंगे गाजे बाजे से, है ना, हम घोड़ी पे चढ़ के शादी करने जाएंगे, वो घुड़चड़ी नहीं कर सकते। राजस्थान में केस हुआ था अभी रिसेंटली ये, कि एक दलित कम्युनिटी के दूल्हे ने अपने वो घुड़सवारी निकलवाई थी, उसको अपर क्लास सोसाइटी ने पीटा था इस चीज़ के लिए। ये आ गया आपका एग्जाम्पल कल्चरल एक्सक्लूजन का। गॉट इट, परफेक्ट। नेक्स्ट, अब 5 मिनट का रेस्ट है, फिर आपका रोल ऑफ वुमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।